आदरणीय विशेष पाठक जी यहाँ उपस्थित हैं। क्या लखनऊ का जनमानस ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जनमानस अगर किसी को कोई समस्या होती, रात हो या दिन हो, जिस सहजता से, जिस कर्मठता से उनके द्वार सभी के लिए खुले रहते हैं, ऐसे आदरणीय विशेष पाठक जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं मध्य विधानसभा की ओर से अपने उप मुख्यमंत्री जी का हम सब जिनके नेतृत्व में इस लखनऊ महानगर के सभी कार्यकर्ता आज काम करते हैं, ऐसे आनंद जी से निवेदन है कि आप हमारे यशस्वी हम सबके नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी को हम सब इस विशाल कार्यकर्ताओं के समूह की ओर से आप उनका कर्तव्य पहना करके माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत है। हमारे यहाँ के हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे यहाँ के सहयोजक आदरणीय महापौर जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। मैं एक बार जोरदार आदरणीय योगी आदित्यनाथ माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। मैं अपने सम्मानित महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, जिनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता एक एक बूथ और घर में जाकर के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम आज निकले हैं। आदरणीय आनंद जी। भारत माता की। आज पश्चिम विधानसभा की इस विशाल जनसभा में उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, हम सभी के अभिभावक परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही ओजस्वी और गतिशील उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश ठाकुर जी, हमारे वीर मोदी लखनऊ के प्रथम नागरिक माननीय सुषमा खरगोन जी। अभी बड़ी देर से आप लोग बड़े गंगन भेदी नारा लगा रहे थे, माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। कल अमीनाबाद की सभा में उनके पैर में चोट होने के बाद आप कार्यकर्ताओं का ट्रेन देख करके वो अपने को रोकने का और बड़ी देर तक खड़े होकर के आपने सब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मेरा आपसे निवेदन है, अपने अभिभावक अपने स्थान पर बैठ करके ही हम सब कार्यकर्ताओं का उद्बोधन करें और इतनी स्वीकृति आपकी ओर से जोरदार तालियों और जयकारे के साथ अपने अभिभावक को आप आश्वस्त करें कि हम सब आदरणीय अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, महापौर श्रीमती सुषमा जी खरगोन, श्री मुकेश शर्मा जी सदस्य विधान परिषद, श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जो आपके प्रत्याशी थे, श्री भरत डांगर, लखनऊ लोकसभा प्रवासी, श्री शंकर लाल लोधी, श्री मनीष जी दीक्षित,
श्री जितेंद्र सिंह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, श्री रमेश जी टूपानी विधानसभा प्रभारी, श्री सत्येंद्र सिंह विधानसभा संयोजक, श्री अनुराग मिश्र, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि, इस सभा में मौजूद रहे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। चाहते हुए भी लंबे समय तक खड़े होकर मैं इस समय भाषण नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जैसा संचालक महोदय ने आपको बताया, एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था तो पैर में चोट लग गई, जिसके कारण लंबे समय तक खड़ा होकर आप सबसे संवाद स्थापित कर पाना यह बहुत ही कठिन था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इतना बड़ा हुजूम मेरे पहले भाइयों, मैंने कल्पना नहीं की थी कि राजाजीपुरम में जाकर मुझे प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा हुजूम हमको देखने का अवसर है। राजाजीपुरम में इससे पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। भाई आपको शोर मचाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। कोई जाति ज्यादा ताली बजा दीजिए, शोर मत करें। भाइयों, इसके पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को इस राजाजीपुरम में संबोधित कर चुका हूं, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा आज तक राजाजीपुरम में मैंने कभी भी संबोधित नहीं किया। यह आप सभी लोगों का प्रेम, यह आप सभी लोगों का स्नेह है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इतनी बड़ी भारी संख्या में आप सब यहाँ पर एकत्रित। आप सबने मेरा भी अभिनंदन किया है। मैं जो आपके घर का हूं, आपका मैं जनप्रतिनिधि हूं। सचमुच अभिनंदन मेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा यह नैतिक दायित्व बनता है कि एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ आप सब लोगों के बीच उपस्थित होकर आप सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सारे देश में चुनाव चल रहा है, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यह 5वें चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। 20 मई को मतदान होगा। अब तक जो 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है, अब यह बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है कि बीजेपी नेतृत्व की एनडीए इस बार भारत की संसद में 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने आई है। मैं जानता हूं कि अब कुछ चुनाव होता है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं और आपके अंदर तरह तरह की गलतफहमियां भी पैदा करने की वो कोशिश करती हैं। लेकिन आप मुझे भी जानते हैं, मैं आपको भी मैं जानता हूं। भाइयों, जिंदगी में कभी झूठ बोलकर मैंने राजनीति नहीं की है। मेरी यह मान्यता है कि सार्थक राजनीति यदि करनी है, जनहित के लिए राजनीति करनी है, तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। आपने देखा होगा कि दोनों बार प्रत्याशी रहते हुए भी मैंने कभी भी लखनऊ की जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया, कभी भी कोई आश्वासन नहीं। किसी ने भी कोई बात रखी होगी, जन समस्या से संबंधित किसी मुद्दे को नहीं उठाया होगा, तो मैंने इतना ही कहा होगा कि आपका सब स्नेह आशीर्वाद चाहिए, मैं अपनी तरी उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। यही तक अपने को मैंने सीमित रखा। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि लखनऊ का विकास कितना हुआ है, नहीं हुआ है, क्या चीजें अभी शेष रह गई है। यह तो मैं स्वयं ही इसका जायजा लेता रहा। अभी क्या हुआ है, अभी और आगे क्या करना है, स्वयं ही मैं इसकी पूछताछ करता रहा। और हमारे श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, जो लंबे समय तक एनडीए के अधिकारी के रूप में यहाँ काम कर चुके हैं, पूरे लखनऊ महानगर की पूरी जानकारी रखते हैं और बराबर मुझे ये बतलाते रहते हैं कि यह काम करना है, यह काम करना है, ये काम करना है, और उसी अनुसार बराबर हम लोग कदम उठाते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, लखनऊ में जो कुछ भी हुआ है उसका श्रेय मुझे नहीं दिया जाना चाहिए।
उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उत्तर प्रदेश में किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी के साथ यह बात कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि योगी जी हमारे बगल में बैठे या हम लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं यह बात ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी कोई बात कही होगी, और भले ही थोड़ी जटिल रही होगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी रही होगी, उस पर योगी जी ने लखनऊ के लिए कभी ना बोला हो, यह मुझे याद नहीं। अभी यह फ्लाईओवर जिस क्या नाम पहले नाम था, पहले भाई पहले का नाम था लाल कुआं फ्लाईओवर। पहले भाई जब मैं लाल कुआं फ्लाईओवर पे मैं गुजर रहा था, पुराना नाम है तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से हो गया है। और हैदरगंज उससे मैं गुजर रहा था तो सचमुच मुझे आनंद की अनुभूति थी। पहले भी यहाँ आता रहा हूँ और उसके बाद भी फ्लाईओवर से चलकर आया। अब तक कई फ्लाईओवर यहाँ बन चुके हैं, लेकिन मैं लखनऊ की जनता को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ, अभी 12 या 13 फ्लाईओवर और स्वीकृत हैं। स्वीकृत कराना नहीं है, स्वीकृत हैं, केवल उस पर काम होना अभी शेष है। लखनऊ के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण 104 किलोमीटर 8 लेन की रिंग रोड का निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है। आप लखनऊ एयरपोर्ट देखिए, शानदार एयरपोर्ट आपको दिखाई देगा। आप देखिए त्रिवेणी नगर रेलवे स्टेशन, मैं कह सकता हूं त्रिवेणी नगर का रेलवे स्टेशन यह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। मेरे रहने वाले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। आलमबाग का जहां तक सवाल है, एक्सेप्ट बाई रेलवे स्टेशन के रूप में इमर्ज होकर जो है वो लोगों के आलमनगर रेलवे स्टेशन एक्सेप्ट लाइन स्टेशन के रूप में जो है बिल्कुल वह हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे काम हुए। काम का जहां तक प्रश्न है, देश में भी बहुत काम हुआ है, इस प्रदेश में भी बहुत काम हुआ है, और इस प्रदेश के काम के लिए मुझे चर्चा करनी हो तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम किया है, जो किसी भी राज्य के विकास की पहली तर्क होती है, कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। मैं कह सकता हूं जो करिश्माई काम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में किया है, वह अपने में एक लैंडमार्क है। क्योंकि मेरी यह पक्की धारणा है कि जब तक किसी राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात यदि चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे, तो राज्य का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। और आपको जानकर खुशी होगी इस उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर पहले सपा बसपा ये सब सारे सरकारें हुआ करती थी, विकास की बातें बहुत सारी की जाती थी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं हो पाया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो अपने मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को दिया जाना चाहिए। मैं तो सारे देश भर में जाना चाहता हूं, मैं सारे देश भर में जाता हूं और मैंने देखा है मेरे बहनों भाइयों, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है और उत्तर प्रदेश में जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है, यह हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा हो रही है। यह सभी हम सभी के लिए गौरव का विषय है। देश का मदद प्रश्न है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण एक नई सोच के साथ होते हुए आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखें। भारत हमारा यह पुराना भारत नहीं रहा है, एक नए भारत का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में नए भारत का निर्माण करना यह 10-5 वर्षों में यह काम संभव नहीं है। फिर भी
उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और आज यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी मानी जानी हस्तियां, यानी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो भारत 2004 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आधार के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, कि आज हमारा भारत 8-9 वर्षों के अंदर ही जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, मॉर्गन स्टैनली जैसी फाइनेंशियल फर्म यह दावा कर रही है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जिस देश की है तो भारत की। अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि हमारे पड़ोसी देश, हमारा एक पड़ोसी देश है जो भारत के बारे में बराबर अच्छी बात कभी नहीं सोचता है। आज उस पड़ोसी देश का भी संसद सदस्य पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वह कहता है कि भारत आज विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वहीं के सांसद ने कहा। सारी दुनिया में भारत के प्रति एक सोच बदली। सारी दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अब यह कहने लगे हैं कि सचमुच इस सारी दुनिया में यह 30वीं सदी किसी देश की है तो भारत की है। यह भारत के बारे में सारे दुनिया में धारणा बन चुकी है। 25 करोड़ लोगों को जो आज तक काम नहीं हो पाया, लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई काम नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई काम नहीं किया, राजीव गांधी जी ने कोई काम नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कोई काम नहीं किया, हमारे शास्त्री जी ने नहीं किया। ये नहीं कहना चाहता, देवगौड़ा जी ने नहीं किया। मेरा भाई जो भी प्रधानमंत्री हुआ है सबने कुछ न कुछ किया है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में विकास की जो तेजी हमको देखने को मिली है, आज तक आजाद भारत के इतिहास में वह तेजी हमको देखने को कभी नहीं मिली। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं। अभी एक सज्जन मुख्यमंत्री थे हमारे दिल्ली के, मुझे बताया कभी हाल में ही आए थे, उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। मेरे भाइयों को यह आश्चर्य हो रहा। अभी यदि आप जमानत पर छूट कराए, 1 जून को फिर से आपको जेल ले जाना और आप आकर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के नाम का आप कर रहे हैं। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई और होगा। मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूं, देश से चाहता है कि प्रधानमंत्री जी 2024 में भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए और 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री होनी चाहिए। ये देश चाहता है। कहां ये देश ले जाना चाहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में भी आप उन्होंने बातें कर, बहुत विकास का दावा करते हैं तो दिल्ली का विकास करते हैं। पहले भाइयों जाकर दिल्ली की हालत देखिए, क्या बना रखी है। और दिल्ली में जो भी विकास हुआ है उसका श्रेय भी, सर्वाधिक श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, माने ये रहेंगे तो केवल वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ऐसे सशक्त और प्रभावी नेतृत्व के बारे में इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण
इसे मैं मानता हूं और मैं कहना चाहता हूं उनको राजनीति केवल झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। सार्थक यदि राजनीति करनी है तो सार्थक राजनीति केवल सच बोलकर ही की जा सकती। मैं लखनऊ वासियों को कहना चाहता हूं, आप मुझे चिट्ठी लिख लीजिएगा, कभी भी मैंने किसी से झूठ बोला हो, कोई गलत आश्वासन दिया, जिंदगी भर हम लोगों ने राजनीति की है कहने वाले सच बोलकर ही राजनीति की है। ये कहते हैं कि मोदी जी आगे आ जाएंगे, देश में तानाशाही आ जाएगी, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले लोकतंत्र का गला भारत में घोटा गया है तो 2075 में इमरजेंसी जैसे इंदिरा गांधी जी की उस वही इमरजेंसी लगाकर भारत में लोकतंत्र का गला घोटा गया। हम लोगों ने कभी लोकतंत्र का गला नहीं घोटा। स्वयं ही कहते संविधान में परिवर्तन कर दें, 132 बार संविधान में परिवर्तन करने का काम इन लोगों ने किया। 10 वर्षों में मोदी जी ने एक भी नहीं किया। इनकी बात सुनते नहीं, मुद्दों का काम है। इसलिए आप की बातें जनता से खुद बोल रहे हैं। पहले भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजा जी को मैं जानता हूं, यहाँ इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहाँ बुद्धिजीवी इस तरीके से बड़े बड़े नेता मैं उनको नहीं मानता, 100 काल बड़े नेता कथा कर देने पड़ेंगे। इस प्रकार के आप कहा बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। अब यह बताइए, आपको जानकर खुशी होगी, सूरत में, गुजरात के सूरत में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया है। पहले भाइयों, विजय का श्री गणेश हो गया है। अब कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता है। तो जानता था कि मैं लड़ूंगा तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। इसमें हम लोगों का दोष क्या है? मोदी जी का दोष क्या है? और ये कहते क्या है? कहते क्या है? यह तो बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। पहले भाइयों, आजाद भारत के इतिहास को उठाकर खोजने के लिए 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं, 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं, जिसमें 20 बार कांग्रेस के निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। उसका लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया। 2 बार समाजवादी पार्टी के निर्विरोध सांसद ने, 2 बार एनसीपी के निर्विरोध सांसद ने। अनावश्यक आरोप हम लोगों को लगा दें। फैसला आपके हाथों में है। राजनीतिक पार्टियां को फैसला आपके हाथों में। और मैं बार बार कहता हूं, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं मेरे बहन भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हमने आपसे बात की तो मैंने कहा सभी प्रधानमंत्रियों ने कुछ न कुछ किया है, ईमानदारी से स्वीकार किया, लेकिन विकास की जो तेजी मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिली है वो अद्भुत है। भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर बोलता था तो भारत की बातों को गंभीरता को सुनते नहीं। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, मेरे बहन भाइयों, सारी दुनिया काम तौर पर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई इस आधार पर देश को बांटने का आरोप हम लोग लगाते हैं। दुनिया की कोई ताकत भारत का विभाजन नहीं कर सकती है। भाइयों, हमारा नेतृत्व कोई साधारण नेतृत्व नहीं है। हमारा भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का, यह विश्व का एक सर्वमान्य प्रधानमंत्री है। ये लोग क्या बातें करते हैं? आगे बहुत कुछ होना है, देश का मस्तक ऊंचा होगा और आप यकीन रखना मेरे बहन भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोकती। भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। और मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं,
को नाव है, विश्वास है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई एक आंख दिखाकर निकल जाए। मेरे कहने वालियों, उसका आपको कौन जवाब देने की कोई बचेगी किसी के अंदर है, हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर। ये कांग्रेस के लोग तो बम, ईसाई, गोले सब दुनिया के दूसरे देशों से मनाते थे, हम लोग भारत में मना रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेरे भाई भाइयों, 31,000 करोड़ रुपए का अभी हमने तो बम, गोले और ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। पहले दुनिया के देशों से लोग लेते थे। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल जहां बनेगी और ये ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग केवल भारत से नहीं करेगा, दुनिया के जिन देशों की आवश्यकता होगी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी। बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों को भी मुहैया कराएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी बहुत सारे विकास के काम शेष रह गए हैं। अरे खैर, कोई भी रहेगा करेगा, ये कोई हम ही को नहीं करना। लेकिन मैं यही कहूंगा कि चारों तरफ देखिए, लखनऊ के सारे हाईवे वगैरह, यहाँ से कानपुर भी जाना होगा तो कुछ समय के बाद आप 40 या 45 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंचे। तो विकास की चक्का भी तेजी के साथ चल रहा है। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का समर्थन चाहिए, आप सब का आशीर्वाद चाहिए। एक प्रत्याशी होने के नाते तो मैं इतना ही आप सबसे निवेदन कर सकता हूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने हमारे लखनऊ की बहुत चिंता की है, केवल विकास की ही चिंता नहीं की है, बल्कि हमारे चुनाव की भी उन्होंने चिंता की है। हर सार्वजनिक सभाओं में हमारे मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। मैं अपने बीच में सम्मानित हम सबके लोकप्रिय नेता परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की गीता का भी जहां जो जैसा करे उसके साथ भरोसा है। आदरणीय योगी जी आगे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी और कर्मठ रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खटवाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, पश्चिमी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 4 चरण तक संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में 20 मई को
की लखनऊ समेत 14 लोकसभा सीटों पर आप सभी को मतदान करना है। बहनों भाइयों, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर और एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, हर एक के मन में एक ही संकल्प है और नारा है कि अब की बार, फिर एक बार और संकल्प लोगों के मन में है कि जो राम को लाए हैं, बहनों भाइयों, आज हम सब इस बात के लिए अपना सौभाग्य मान सकते हैं कि हम नए भारत के नागरिक हैं। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। ये नया भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नकेल कसा है, जिसने आधुनिक विश्व की सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में अपने देशवासियों को दिया है और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में IIT, IIM, IIT, NIT, एम्स और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में भी अपने देश के युवाओं को समर्पित किए हैं। ये नया भारत आज जो हम सबके सामने दर्शन हो रहा है, इसके शिल्पी है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक विकास के कार्य हो रहे हैं, वही गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भी एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप देख रहे होंगे, मोदी जी जब सरकार में थे 2014 से लगातार हैं और उसी समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी। अक्सर 100 वर्ष में एक बार इस प्रकार की महामारी का प्रस्ताव होता है और महामारी बीमारी से लोग मरते हैं और बीमारी के बाद फूट से व्यापक पैमाने के मौके होती है। पहली बार हुआ, बीमारी आई, बीमारी से जनता जनार्दन को बचा करके दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हुआ। बहनों भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लगातार पिछले 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करते रहेंगे। देश के अंदर स्वास्थ्य उपचार की कितनी बेहतर व्यवस्था है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर करने के साथ ही इस बार के संकल्प में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को, हर एक वृद्ध नागरिक को हम प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए उपचार की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। बहनों भाइयों, इसके अलावा अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद
स्वस्थ हो, मेरे पास काम नहीं है, मेरी बीमारी में इतना पैसा खर्च होना है, तो मोदी का दोबारा खोले गए जनधन अकाउंट में मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेजता हूँ, कहता हूँ उपचार आराम से करवाइए, ये सरकार आपकी चिंता करेगी। अंजलि श्रीवास्तव ने दर्जनों लोगों को सहायता उपलब्ध कराई है। बहनों भाइयों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, देश के अंदर हर गरीब के घर में शौचालय बन जाए, हर गरीब के घर में स्वच्छ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर आ जाए, और 4 करोड़ लोगों के 10 वर्ष में मकान बने हैं, और मोदी जी ने कहा है अगले 3 वर्ष में जितनी बाकी होंगे उनको भी आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, ये जितनी भी सुविधाएं दी गई है, इसमें क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति नहीं, किसी का मत नहीं, किसी का मजहब नहीं, किसी का क्षेत्र नहीं, किसी की भाषा नहीं, ये योजनाएं दी गई है सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ। बहनों भाइयों, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये योजनाएं देश को दी गई। मैं कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता सुन रहा था, और आज भी मैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता देख रहा था। मुझे आश्चर्य होता, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव प्रचार में लगना चाहिए, जनता जनार्दन को नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनके ऐसे कारनामे हैं कि जनता सुनने को नहीं मिल रही, तो प्रेस वार्ता करने नहीं, दिन भर अपना लगा देते। कहते हैं हम फ्री में राशन देंगे, अरे तो पहले से मिल रहा है, थोड़ा इनको आतंकवाद पर कांग्रेस को प्रयोग देना चाहिए, नक्सलवाद पर भी बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार पर भी अपने काले कारनामों के बारे में बताना चाहिए। और समाजवादी पार्टी कहती है कि आता और टाका देंगे, अरे माफिया के बारे में तो बोल दो, माफियाओं के बारे में, शराब माफिया, खून माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, वन माफिया, इन सबकी भी चर्चा थोड़ा कर लेती समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा हो जाती, और अपने कार्यकाल में हुए दंगों की चर्चा भी कर लेते, तो बहनों और भाइयों, उनका आधार बांटे का मेल अपने आप ही गायब हो जाता। जिन लोगों ने अपने शासनकाल में कौन ऐसा राजनीतिक दल है जिसको देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर में प्राप्त हुआ, सबको मिला, सबको मिला। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेता का प्रश्न है, तो थोड़ा बहुत जेल की यात्रा से आए हैं तो साइड इफेक्ट होता ही होता है, ये जेल का साइड इफेक्ट है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जेल से आने के बाद यानी कोई मुख्यमंत्री पेरोल पर हो, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। और जेल से आने के बाद वे भविष्य नेता भी बन जाए, तो मेरे बारे में मत करें, वे अपने बारे में कहें और आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में कहें। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जिस मजबूती से कार्य कर रहे हैं कि विकसित भारत के सारथी के रूप में मोदी जी के जैसा यशस्वी नेतृत्व हम सबको प्राप्त हुआ है। कि भारत का, नए भारत का सौभाग्य है, और इस नए भारत के अंदर ही संभव है कि 500 वर्षों की जो समस्या थी, कांग्रेस की दशकों के द्वारा दी गई समस्या थी, फिर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं ना, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम रेडी में, आज उसी अयोध्या में, उसी जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है। और प्रभु राम ने अपना पावन जन्मोत्सव, भगवान राम ने अपना पावन जन्मोत्सव
पार्टी के कौन को खिलाने में अपना योगदान दिया है। अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बैरियर भी इन सब समस्याओं के समाधान करने की। और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सभी समस्या है देश की। भारतीय जनता पार्टी समाधान है और उस समाधान का एक और आपके पास लखनऊ में है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने सरदार अटल जी के उन सभी सपनों को एक एक करके साकार करके दिखा दिया है कि अगर राजनेता ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है तो सभी संकल्पों की पूर्ति कैसे होते हुए दिखाई देती है। आज का लखनऊ हम सबके सामने। भैया लखनऊ के विकास के लिए एक बात थी सरदार अटल जी की, सरदार लालजी टंडन जी की, और आज इस सपने को साकार किया है माननीय राजनाथ सिंह जी ने। लखनऊ आज स्मार्ट सिटी है। लखनऊ को जोड़ने के लिए चारों ओर से एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल की दूरी तय करनी हो, किसी भी कोने में हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाना हो, राजधानी से ये दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। भाइयों, लखनऊ के अंदर लखनऊ की यातायात व्यवस्था की रीढ़ बना, सही पद बना था तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी थे, और आज गृह मंत्री के रूप में और फिर रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने किसान पद की सौगात लखनऊ वासियों को दिया। अपने नेता के प्रति कैसा सम्मान का भाव होना चाहिए ये देखना है तो माननीय राजनाथ सिंह जी के ही निर्देश पर, उनके प्रस्ताव पर सरदार अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने रखी गई है। बहनों और भाइयों, लखनऊ स्मार्ट सिटी के साथ साथ आज अटल जी के नाम पर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी भी लखनऊ में ही बनकर के तैयार हो चुका है। उसमें सत्र प्रारंभ हो चुके हैं और यही नहीं, लखनऊ अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहा है। बहनों भाइयों, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है इसका उदाहरण भी आज लखनऊ और उत्तर प्रदेश बना है। जो 6 रोड विकसित हो रहे हैं वो लखनऊ भी है, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़। और मेरे भाइयों, आपको लखनऊ की एयरपोर्ट को आपने देखा होगा, अभी तमाम लोगों ने यहाँ पे जब IPL के मैच हो रहे थे उस दौरान उन्होंने कभी एयरपोर्ट लखनऊ के एयरपोर्ट को देखा तो आश्चर्यचकित थे। क्या लखनऊ में भी ऐसा अत्याधुनिक एयरपोर्ट? ट्वीट करके बधाई दे रहे, लखनऊ का गौरव बढ़ता है। बहनों भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि नया भारत का नया उत्तर प्रदेश भी बनेगा और नए उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की पहचान है। और ये हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ से देश की यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में जाते हैं। अपनी स्वस्थता के बाद चुनावी सभाओं में लगातार देश के अंदर लगातार दौरे करने के बाद एक चुनावी सभा में चोटिल होने के बाद आज भी वे लखनऊ को पूरा समय दे रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि इतना बड़ा राजनेता अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति इतना समय देता हूं। जब भी देश की व्यवस्था से थोड़ा समय निकलता है मैं देखता हूं कि
माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ आकर के यहाँ की समस्याओं को लेकर के बैठने का क्रम शुरू होता है। जनता से मिलते हैं, देवी के घर जाते हैं, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। लखनऊ की हर एक समस्या, छोटी से लेकर बड़ी तक समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकल सकता है या उनके अंदर की पीड़ा से देखा जा सकता है। सार्वजनिक जीवन में सहजता, सरलता, ईमानदारी, लगभग 5 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन एक आदर्श और स्वच्छता का, एक निष्कलंक जीवन का प्रतीक है। भारत की राजनीति का एक ऐसा उदाहरण है जो हर राजनेता के लिए, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए उदाहरण बन सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि जब कोई चुनता है, उससे मिलने वाला, उससे मिलने वाले पूरे, उससे मिलने वाला, उससे मिलने की जो उसके कारण जो पुण्य प्राप्त होता है, जो श्रेय प्राप्त होता है, जनता जनार्दन ही उसका सर्वाधिक लाभान्वित होती है। और बहनों भाइयों, यह लखनऊ ने अर्जित किया है, लखनऊ ने अर्जित किया है। और लखनऊ इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि लखनऊ आज इस विरासत के साथ भारत को एक नई ऊंचाई के साथ मिला करके, मोदी जी के कदम से कदम मिला करके भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना चाहता है। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि लखनऊ से चुनाव जीतने में कोई संदेह नहीं, कोई संदेह, देश का कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। लखनऊ वासियों का इतना प्रेम और किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, क्यों कहा व्यक्ति का पूरा स्नेह और पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, रिकॉर्ड बनना चाहिए, रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड के लिए हम लोग आपके पास आए हैं कहने के लिए। बहनों भाइयों,